हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी यहाँ पे ज्योग्राफी की चल रही है। तो ये लास्ट लेसन होने वाली है। ये हम लोग यहाँ पे जीएस स्कोर की मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं। सो देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन सी टॉपिक यहाँ पे कवर करनी है। देखिए यहाँ पे डे 16 से स्टार्ट किए थे हम लोग और अब बस सिर्फ 2 डे बाकी है, तो आज मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। डे 29 है और डे 30 है, तो टोटल 6 टॉपिक है यहाँ पे। तो चलिए इसको भी देख लेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेसन भी ज़रूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो बस एक काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट 365 पीटी जो है रीज़न आइज की, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो स्टार्ट करते हैं डे 29 में। और यहाँ पे जो हमारी पहली टॉपिक होने वाली है वो आप लोग देख सकते हो, एक टनल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, वो भी है बनिहाल काजीगंज टनल। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस कर चुकी है इस टनल के बारे में, जिसको कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे कमीशन किया जाएगा। इट मीन्स कि स्टार्ट किया जाएगा। तो अब ये टनल के बारे में डिटेल्स आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता होना चाहिए। बनिहाल काजीगंज जो रोड टनल है ये 8.5 किलोमीटर रोड टनल है, जो कि आप एलिवेशन देख सकते हो कि कितना है, तो 1719 मीटर है। वो भी कहाँ पे है, तो पीर पंजाल वाले रेंज में है। और ये हमारे कौन से स्टेट में आती है, तो जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट में आती है, जिसमें कि बनिहाल को यहाँ पे आपका कनेक्ट किया जाएगा काजीगुंज से। तो ये भी ध्यान रखना है। ये डबल आपका ट्यूब टनल है, यानी कि ये आप लोग देख लो कि डबल टनल है, एक आपकी आने के लिए है, एक आपकी जाने के लिए है। तो इस तरीके से डबल आपका टनल होता है। और यहाँ पे आप लोग देख लो कि 2 पैरेलल यहाँ पे आपका टनल है। एक जो है वो 1 डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, और ईच टनल आप देखोगे तो 7 मीटर वाइड है और 2 लेन है, यानी कि आप लोग देखते हो कि 2 लेन्स वाली होती है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपका टनल बनाया गया है। दो जो यहाँ पे आपका टनल्स है वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे पासेज आप देखोगे तो हर एक 500 मीटर में आपको मेंटेनेंस और इमरजेंसी इवैक्यूएशंस देखने को मिलेगी। ये टनल में आपको देखने को मिलेगा कि वेंटिलेशन है, फोर्स्ड वेंटिलेशन है, जिसमें कि आपकी स्मोक वगैरह एक्सट्रैक्ट की जाती है और स्टेल एयर है। साथ ही यहाँ पे जो है फ्रेश एयर के साथ इसको इन्फ्यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि टनल जो है ना पूरी तरीके से ये आपका जो है रुकिए मैं फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए ये आपकी टनल है, ठीक है। तो टनल आप लोग देख सकते हो पूरा गुंबद जैसा होता है, इसमें बहुत लंबी रोड होती है आपकी। तो ये आपका जो है 2 लेन्स है, ठीक है, दोनों तरफ से गाड़ी आ भी सकती है और जा भी सकती है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि एक यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि इस तरीके से आपकी जाएगी और इस तरीके से बस आएगी, तो इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अंडर लाइटिंग भी आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका व्यवस्था किया जाता है। साथ ही यहाँ पे फ्रेश एयर मेंटेन रहे, क्योंकि ये अंडर में है, तो फ्रेश एयर मेंटेन रहने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रबंध किया जाता है। इस तरीके से आप लोग हर एक पिलर में देखोगे, पिलर तो नहीं है ये आपका, जो यहाँ पे इस तरीके से गुंबज टाइप का बनाया जाता है। तो इसमें हर एक जगह पे आपको धीरे छोटा छोटा इस तरीके का मशीन देखने को मिलेगा। तो ये मशीन क्या करती है ना कि बाहर की जो फ्रेश एयर होती है उसको ये अंदर लाने का भी मदद करती है, ठीक है। आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर की मैप है। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये है बनिहाल और यहाँ पे आपका है काजीगंज। तो इन दोनों को यहाँ पे जो है आपका कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपकी श्रीलंका है, उसके बाद ये जम्मू वाली रीजन है। तो ये रीजन आप लोग ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक इसको जो है कनेक्ट करने के लिए एक टनल बनाया जा रहा है। ओके, साथ ही इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसको बनाया गया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे जो आपका एग्जिस्टिंग डिपेंडेंस है, यानी कि इससे पहले क्या था कि जवाहर टनल थी, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होता था, तो इसको रिप्लेस किया जाएगा। जिसमें क्या होता था ना कि जवाहर टनल में क्या होती थी, समटाइम्स यहाँ पे एवलेंचे वाले केस देखने को मिलता था और ये बहुत लंबे समय तक जो है बंद हो जाता था। एवलांचेस आप लोग जानते हो क्या होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आपको बर्फ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो समटाइम्स जो है ना किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ में आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो बर्फ़ होते हैं ये आपका गिरने लगते हैं, यानी कि आपका जो है स्लाइड होने लगते हैं। एवलांचे बहुत मास नंबर पे आपकी जो बर्फ़ की सिल्ली है, वो यहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बर्फ़ी जैसा आप लोग समझ सकते हो कि वो यहाँ पे टूट के नीचे गिरने लगता है। तो उससे क्या होती है ना कि जो कोई भी रोड है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि सिलीगुड़ी यहाँ पे आप लोग को शिमला वाली रीजन में भी बहुत बार ये प्रॉब्लम देखने को मिला है कि बर्फ़ से जो है पूरी तरीके से आपका रोड क्लोज़ हो जाता है, फिर वो आइस कटर से कट करके आपका रोड को जो है ओपन किया जाता है। तो इससे क्या होता था ना कि बहुत लंबे समय तक ये आपका रोड क्लोज हो जाता था, जिससे कि आना जाना में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा एक दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए अब इसको रिप्लेस किया गया है। ऐसे ऐसे जगहों पे टनल बना रही है, आप लोगों को पता है पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं और भी टनल्स को डिस्कस किए। तो टनल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एवलांचेस का इसमें कोई भी तरीके का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि आपकी जो आना जाना है, यानी कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है, वो किसी भी तरीके से आपका रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए। सेकंड यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि जो नई यहाँ पे बनिहाल काजीगंज टनल बनाया गया है, इसकी एलिवेशन यानी कि
ऊंचाई आप देखो तो 5870 फीट है। 400 मीटर ये जो है आपका जवाहरलाल टनल के नीचे है। तो इससे क्या है ना कि एवलांचेस से इसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ये दो सिग्निफिकेंस है जिसके थ्रू यहाँ पे ये टनल में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज़ वाटर एयर ड्रॉम इन चिल्का लेक। तो एयर ड्रॉम कहते किसको है, पहले ये देख लीजिए आप लोग। देखिए इस तरीके से जो होती है जहाज़, इसको हम लोग एयर ड्रॉम कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये पानी में भी चल सकती है और इससे भी फ्लाई कर सकती है। ओके, तो बात हम लोग कर रहे हैं कि एयर ड्रॉम स्टार्ट किया गया है चिल्का लेक में, जो कि उड़ीसा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि अपने तरीके से ये प्रपोज किया गया है इनकी तरफ से कि वाटर एयर ड्रॉम को वो चिल्का लेक में ये सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है वो हम लोग उड़ीसा में भी देखेंगे। ये जो एयरपोर्ट है ये आपका एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट होगी, वो भी उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में। हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की जो PT 365 की लेसन देखे थे उसमें उड़ान की मैं डिस्कस की थी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। तो उसी के तहत यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एयर ड्रोम की भी व्यवस्था की जा रही है, उसमें भी हम लोग देखे थे। तो फर्स्ट एयर ड्रोम आप लोग देखोगे कि चिल्का लेक वाले रीजन में यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना एक रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है। कुछ भी नया चीज़ अगर हमारे कंट्री में आती है तो उसको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता है, आपका जो है उसको मैनेज करने में, उसको मॉनिटर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 6 मंथ अगर हम लोग देखें अक्टूबर से यहाँ पे मार्च के बीच में, तो चिल्कास जो है टेम्परेरी हैबिटाट होते हैं बहुत सारे लैक ऑफ यहाँ पे माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड्स की। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एयरप्लेन जब उड़ती है तो उससे बहुत सारा जो है बर्ड्स भी टकरा कर मर जाती है। आप लोग ये भी चीज़ सुने ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस तरीके से अगर हम लोग चिल्का लेक पे इसको चलाते हैं तो मे भी ये हो सकती है कि जो यहाँ पे वाटर ड्रोम है उसकी फ़ैन से बहुत सारी बर्ड्स को नुकसान भी हो सकता है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है यहाँ पे। चिल्का लेक वन ऑफ द फेमस जगह है जहाँ पे आपको स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 6 मंथ का रीजन होता है जहाँ पे आप लोग 6 मंथ का यहाँ पे डिफरेंस होता है अक्टूबर से लेकर मार्च, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम यहाँ पे आपके माइग्रेटरी जो बर्ड्स है और वहाँ के रहने वाले बर्ड्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर ये एयरक्राफ्ट जो है ये लो हाइट में अगर फ्लाई करती है तो यहाँ पे चांस है कि बहुत सारी बर्ड्स जो है ना वो हिट कर जाएगी। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जो आपकी नॉर्मल एयरप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी फ्लाई करती है, क्योंकि उतनी ऊपर तक जो है ना हमारी बर्ड्स भी नहीं फ्लाई करती। बर्ड्स जो फ्लाई करती है वो ट्रोपोस्फेयर में करती है। इसलिए यहाँ पे अगर नीचे हाइट तक भी अगर ये एरोड्रोम को फ्लाई कराया जाएगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बर्ड्स वाले बहुत सारे हीट होंगे। वहीं अगर बर्ड्स की पॉपुलेशन देखें तो वो यहाँ पे डेंजर में हो सकती है। पैसेंजर की सेफ्टी जो कि एम्फीबियस यहाँ पे एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पे जेओपार्डाइज होगा, यानी कि डबल तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पैसेंजर की भी सेफ्टी को देखना है, साथ ही साथ यहाँ पे बर्ड्स सेफ्टी को भी देख के चलना है। एरोड्रोम जो है ना ये हमारे टूरिज्म को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट करेगी, और वो भी एक रामसर कन्वेंशंस के अंदर है। तो ये एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी है एशिया के। बट कुछ समय आप लोग देखोगे कि इससे जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स को भी थ्रेट हो सकता है और पैसेंजर की सेफ्टी को भी यहाँ पे थ्रेट हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ को लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है, अभी समझा जा रहा है कि क्या करना है। थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो कि है गैस ट्रेडिंग हब। तो ये गैस ट्रेडिंग हब है क्या, न्यूज़ में क्यों थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने यहाँ पे एक इशारा दे दिया है कि ठीक है गैस ट्रेडिंग जो आपका हब बनाना है उसको बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हमारे कंट्री में जो है हामी मिल गई है, जहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो फ्रीली ट्रेड किया जाएगा और सप्लाई किया जाएगा, वो भी मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि ड्राफ्ट किया जा रहा है नेशनल एनर्जी पॉलिसी, और वो भी नीति आयोग की एडवोकेट्स के साथ, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट रखा गया है कि टोटल $150 बिलियन जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा एनर्जी सेक्टर में और एनुअल बेसिस पे अंटिल यहाँ पे कब तक, तो 2040 तक, जिससे कि हमारी ये सेक्टर्स जो है एनर्जी सेक्टर वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो जाए, जिससे कि हम लोग एक बेटर डेवलपमेंट पेस लेकर आ सकें। अब ये गैस ट्रेडिंग और एक्सचेंज हब होता क्या है? नेचुरल गैस हब है, जिससे कि आप देखोगे कि हमारे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का ये हर्ट होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि पाइपलाइन बिछाया गया है, तापी पाइपलाइन तो आप लोग सुने ही होंगे, जो कि है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये तापी पाइपलाइन है जो कि आपका नेचुरल गैस को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है आपका ट्रेड किया जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। तो इसी तरीके से आपका बड़े बड़े पाइपलाइन लगाए जाते हैं। यहाँ पे LNG आपका जो है टर्मिनल बनाया जाता है। जैसे कि आइए एक बार फिगर्स में देख लेते हैं। देखिए इस तरीके का जो है ना ये आपका नेचुरल गैस का जो है पाइपलाइन बताया जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग अंडरग्राउंड यहाँ पे बिछाते हैं, जिससे कि आपका बड़े आसानी से यहाँ पे पेट्रोलियम का भी ट्रेड होता है, साथ ही नेचुरल गैस LNG ये सारी चीज़ों का ट्रेड भी होता है। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया रखा कीजिए जिससे कि आप लोग बेटर यहाँ पे समझ सको कि क्या किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। जब भी आप लोग यहाँ पे फिगर्स वगैरह देखते हो तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
ये जो हब है यानी कि इस तरीके का जो बड़ा बड़ा आप लोग को टैंक देखने को मिला है, ये हब क्यों यूज़ किया जाता है? ये यूज़ होगा एज अ सेंट्रल प्राइसिंग पॉइंट, वो भी यहाँ पे नेचुरल गैस के नेटवर्क में। कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्राइस्ड ऑफ गैस है जो कि डिलीवर हो रही है किसी भी पॉइंट में एट दिस पॉइंट एज वेल। यानी कि आप लोग देखो कि इतने बड़े जो हब यहाँ पे गैस ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग मान लो कि नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस जो है ये आपका इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें कि सेंट्रल प्राइसिंग पॉइंट होगा नेटवर्क। मान लीजिए जैसे कि तापी है, तो तापी में आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ है? 4 कंट्री में, ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में और इंडिया में है। तो प्राइसिंग आपका किस किस पॉइंट में होगा? ऑब्वियस है कि ये चारों पॉइंट में होगा। यानी कि यहाँ पे आपका प्राइसिंग सेट किया जाएगा कि ताजिकिस्तान में ये नेचुरल गैस जाएगा तो कितना यहाँ पे पेमेंट करना है, अफगानिस्तान में कितना पेमेंट करना है, पाकिस्तान में कितना पेमेंट करना है और इंडिया में कितना पेमेंट करना है। तो ये क्या होता है? ये आपका एक होता है प्राइसिंग पॉइंट। बट इन सब का एक सेंट्रल प्राइसिंग पॉइंट होगा जहाँ पे इसके द्वारा ये एक एजेंसी होगी जिसके द्वारा ये सेट किया जाएगा कि हर एक कंट्री में जो है इसकी प्राइसिंग पॉइंट क्या होगी, हर एक नेटवर्क में इसमें इसकी प्राइसिंग पॉइंट क्या होगी, है कि नहीं? तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा हम लोग इस तरीके के गैस ट्रेडिंग हब में इतना ज़्यादा डिपेंड होते हैं? तो आप लोग देखोगे कि गैस ट्रेडिंग हब जो यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट है और पॉलिटिकल है जो कि यहाँ पे अपने प्राइस को भी रखती है, जिससे क्या होता है ना कि बिना किसी रेगुलेटरी इंटरवेंशन के ये डेवलप होता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक कंट्री में इसको यहाँ पे आपका फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि देख लीजिए ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, तो चारों कंट्री में ये फिक्स कर दिया जाएगा कि जब यहाँ पे आपका ट्रेड होगा तो कौन कितना यहाँ पे जो है पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या है ना कि बार बार यहाँ पे आपका रेगुलेशन नहीं करना होता है। सेकंड है कि गैस हब जो है इसमें आपका पाइपलाइन नेटवर्क का ज़रूरत होता है, स्टोरेज साइट की ज़रूरत होती है, जिससे कि इससे क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेडर को सप्लाई करने में आपका यहाँ अलाउ किया जाता है कि इसको सप्लाई करे टू बी ट्रेड, यानी कि ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके और शॉर्ट नोटिस में भी इसको मूव करा सके। और थर्ड यहाँ पे है कि डाइवर्स सोर्सेज हैं, यानी कि गैस सप्लाई का एक आपको एक अलग से सोर्स देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग कैसे? तो यहाँ पे डोमेस्टिक आउटपुट से है, पाइपलाइन इंपोर्ट हो रहा है, ओवरसीज़ LNG शिपमेंट है। तो ये सारी चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, जिससे कि जो आपके कुछ जो प्रोड्यूसर है, यानी कि नेचुरल गैस के कुछ जो प्रोड्यूसर है, उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस तरीके का एक डाइवर्स सोर्सेज यहाँ पे निकाल कर लाए। यानी कि आप लोग भी देखते हो कि जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का आप लोग देखते हो तो कितना ज़्यादा डोमिनेशन होता है वेस्टर्न स्टेट का, तो उसमें आप लोग सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान का आप लोग देख सकते हो। तो ये लोग अपने डोमिनेशंस को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा रशिया की भी आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा रशिया जो है ना इस क्रूड ऑयल को भी लेकर अपनी डोमिनेंस लेकर आते हैं। यूएस में भी आपका क्रूड ऑयल का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो ये लोग भी अपनी डोमिनेशंस दिखाते हैं। तो इन सारे लोगों को यहाँ पे आपका जो है अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ कंट्री आपस में ही जो है इस तरीके का हब बना लेंगे और उसमें जो है वो अपना क्रूड ऑयल का ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया क्रूड ऑयल का, बट यहाँ पे जो आपका बनाया जा रहा है ये गैस ट्रेडिंग के लिए बनाई जा रही है, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस है कि स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस होगा। यहाँ पे आपका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो उसके साथ यहाँ पे compete किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हाउस होल्ड से पावर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है इसमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे डाइवर्स मार्केट प्लेस है ना वो यहाँ पे डेवलप करेगी और वो भी एक क्रूशियल हो सकता है इसको डेवलप करने के लिए। रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे अलाउ करेगी डोमेस्टिक और फॉरेन पार्टिसिपेंट को कि वो यहाँ पे पाइपलाइन में ट्रेड भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी भी हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे गैस हब को इस्टेब्लिश करें। साथ ही साथ यहाँ पे ओवर सप्लाई भी, यानी कि गैस की अगर ओवर सप्लाई होती है तो ये भी देखना पड़ेगा, ये भी नेसेसरी होगी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग में। यानी कि जो आपका यहाँ पे हब को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा तो उसके अर्ली स्टेज में देखेंगे कि कैसे कमोडिटी को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में इसको एक्सचेंज करें। तो ये सारी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि गैस ट्रेडिंग हब को क्यों यहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है। मेजर गैस ट्रेडिंग हब अगर पूरे वर्ल्ड में आप लोग देखोगे तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इस तरीके का आपका एक फंडा अपनाया जाता है। तो वर्ल्ड की बिगेस्ट अगर नेचुरल गैस हब देखें तो ये आपकी यूएस में ही है जो कि हेनरी हब है। ब्रिटेन की नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट है और डच की यहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र फैसिलिटी है जो कि एक मेन नेचुरल गैस हब निकल कर आ रही है यूरोप में। वहीं अगर चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर अगर देखें तो एशिया में वो यहाँ पे ट्राई कर रही है कि किस तरीके से गैस ट्रेडिंग हब को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। तो हर कोई अपने कॉन्टिनेंट पे जो है ना अपने तरीके से गैस ट्रेडिंग हब यहाँ पे आपका सेटल कर रहे हैं सेटअप कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा ना कि ये यहाँ पे जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो यहाँ पे कहीं ना कहीं से कम हो पाएगा, ओके?
अब आते हैं 30 डेज़ में, जो कि लास्ट डे है। तो यहाँ पे पहली आर्टिकल देखते हैं, मैसिव रिजर्व ऑफ मरकरी, जो कि यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट में हिडन है। सो ये इसके बारे में बातें क्या हो रही है पहले ये देखते हैं। रिसर्चर्स जो है वो यहाँ पे डिस्कवर किए कि परमाफ्रॉस्ट वो भी कहाँ पे, तो नदर्न हेमिस्फेयर में, जिसमें कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल मरकरी का स्टोर है। और एक फाइंडिंग है जो कि सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस दिखा रही है हमारे ह्यूमन हेल्थ में, साथ ही साथ इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट में मिला है, वो भी यहाँ पे आपका नदर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मरकरी जो है उसकी स्टोर पाई जा रही है। तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है। व्हाट डज दिस मीन? मतलब कि ऐसी एरिया जहाँ पे आपका टेम्परेचर कंसिस्टेंसी 2 दिन 3 दिन तक -20 या 50 डिग्री तक रहे, और वो एरिया आपका लगातार जो है 2-3 दिन तक जो है पूरी तरीके से फ्रीज़ रहे, यानी कि एकदम बर्फ़ की सिल्लियों से ढकी रहे या फिर पूरे बर्फ़बारी रहे, तो वहाँ पे वैसे रीजन को हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर्स की बात करें जो कि अमेरिकन के हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कवर किए हैं इस तरीके की चीज़ों को। यहाँ पे कुछ स्टडी है जो कि रिवील करती है कि नदर्न जो परमाफ्रॉस्ट सॉइल है वो लार्जेस्ट रिजर्वायर है। यहाँ पे मिट्टियों में बहुत ज़्यादा मरकरी देखने को मिला है, और साथ ही साथ आपका नियरली ट्वाइस है जितना मरकरी आपको ऑल जो दूसरी तरीके के सॉइल में देखने को मिलता है, या फिर ओशन है या फिर एटमॉस्फेयर में है, उसका ट्वाइस आपको जो है ना यहाँ पे नदर रीजन के जो यहाँ पे मरकरी सॉइल है उसमें आपको मरकरी का यहाँ पे रिजर्वायर देखने को मिलेगा। ये जो परमाफ्रॉस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है मरकरी रिलीज़ करी है ओशन में, और ये हमारे इकोसिस्टम को डिफरेंट टाइप में इम्पैक्ट भी कर रहा है। मरकरी अगर देखें तो ये एक्यूमुलेट होती है किस में, तो एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, और ये हार्मफुल होते हैं हमारे एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव इफेक्ट में और न्यूरोलॉजिकल में, यानी कि इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ये हार्मफुल इफेक्ट होता है, और रिप्रोडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है एनिमल्स में। तो मरकरी ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि एक्वेटिक और जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है इसमें ये आपका इंटर हो जाती है। एडवांटेज क्या क्या है? अगर मरकरी रिजर्व्स परमाफ्रॉस्ट में पाया जा रहा है तो इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, तो इससे क्या है ना कि ह्यूमैनिटी भी सर्व हो सकती है। साथ ही साथ मरकरी जो है ये सिर्फ ओनली मेटल है जो कि आप लोगों को पता हो कि लिक्विड स्टेट में रहती है, यानी कि रूम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड रहती है। और मरकरी जो है ना ये स्टिल आपका यूज़ होता है किसमें, तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में होती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के मैन्युफैक्चर्स में मरकरी का इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर मरकरी ये ट्रांसपोर्ट होता है वाटरवेज से, तो इससे क्या हो सकता है ना कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और फिर ये जो है आपका ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है मिथाइल मरकरी में। ये जो फॉर्म है मरकरी का, ये डेंजरस टॉक्सिन है, यानी कि खतरनाक ये डेंजरस एलिमेंट है, ये आपका खाने का एलिमेंट है ओके एलिमेंट, जिससे क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा एनिमल्स में, और इम्पेयरमेंट भी होगा, यानी कि बर्थ डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे यहाँ पे जन्म लेंगे एनिमल्स के, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं मीनामाटा डिजीज़। आप लोग सुने ही होंगे मीनामाटा डिजीज़, मीनामाटा कन्वेंशंस भी है, जिसमें कि मरकरी के ट्रेड को आपका किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मरकरी के यूज़ को वहाँ पे आपका डिफाइन किया जाता है। साथ ही साथ एक न्यूरोलॉजिकल यहाँ पे आपका सिंड्रोम है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मरकरी पॉइजनिंग के कारण ये होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मीनामाटा डिजीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये मरकरी के कारण होती है। सेकेंड टॉपिक में आते हैं जो कि इंडिया जॉइंट IEA बायो एनर्जी TCP। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? बायो एनर्जी। पहले समझते हैं कि ये बायो एनर्जी है क्या। बायो एनर्जी जो है आपका बहुत तरीके का वन ऑफ द मेनी डाइवर्स रिसोर्सेज है जो कि ये अवेलेबल है, जिससे कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी हो सकेगी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑब्वियस है, क्योंकि बायो लग गया, तो बायो जब भी लगता है तो मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या ऑर्गेनिक मटेरियल का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, तो जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग रिसेंटली यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे डिराइव करते हैं, जैसे कि बायोमास हो गया, और साथ ही साथ इसको यूज़ किया जा सकता है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ और प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी आपका यहाँ पे एजेंसी है जो कि आपका टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस प्रोग्राम कर रही है, वो भी बायो एनर्जी IEA के साथ। तो इसी को यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल आपका कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, तो इसको TCP कह रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी आपका जो एजेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम है बायो एनर्जी में, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सारे कंट्रीज़ यहाँ पे एक साथ आएंगे, और उनका एक मेन एम ये होगा कि कॉपरेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे बढ़ाना है कंट्रीज़ के बीच में, जिनके पास यहाँ पे आपका नेशनल प्रोग्राम्स है बायो एनर्जी रिसर्च या फिर डेवलपमेंट के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए। IEA बायो एनर्जी TCP की बात करें तो ये किसके अंडर में काम करते हैं? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंडर में काम करते हैं, जिसमें कि इंडिया भी यहाँ पे एसोसिएशन स्टेटस है।
साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि प्राइमरी गोल क्या है कि इसको ज्वाइन करने का, यानी कि इंडिया भी इसको ज्वाइन किए तो इसको ज्वाइन करने का प्राइमरी गोल क्या है, जिसको कि यहाँ पे रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। तो ये क्या करती है ना कि कुछ मार्केट जो इंट्रोडक्शंस होता है जिसमें कि एडवांस आपका बायोफ्यूल होगा उसको फैसिलिटेट करेगी, और जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है उसको कम किया जाएगा, और जो हम लोग क्रूड ऑयल का इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उसको भी यहाँ पे कम किया जाएगा। तो आपको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अब मेनली फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग डेडिकेटेड एक यहाँ पे आई से लेकर आए थे, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस भी लेकर आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी कंट्रीज़ में यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कि आपको हेडक्वार्टर इंडिया में ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपका गुरुग्राम है। तो मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लोग एनर्जी यहाँ पे लेकर आएंगे। यानी क्या कहने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी से, वाटर से, हवा से, तो इन सारी चीज़ों से अब हम लोग एनर्जी को यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिससे कि एनर्जी हम लोग निकाल पाएंगे। और इससे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़, एक तरीके से ऑर्गेनिक ही आप कह सकते हो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी जो यहाँ पे इमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है, वो यहाँ पे कट डाउन हो पाएगी। और ऑब्वियस है कि इमिशन को कट डाउन करना है क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क अगर हम लोग IEA बायो एनर्जी TCP में देखें तो ये आपका जो है ना वेल डिफाइंड 3 ईयर्स प्रोग्राम, जिसको कि यहाँ पर टास्क कहा जा रहा है, उसी में ये किया जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो कमिटमेंट है यहाँ पे 227 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, वो भी 2020 तक, तो पहले कितना था 175 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 227 गीगावाट कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको बूस्ट किया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ वास्ट पोटेंशियल है कि हम लोग बायो एनर्जी को डेवलप करें, क्योंकि ये 10 आपका रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। और साथ ही साथ इंडिया में आप देखोगे तो लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि बायोमास का प्रोड्यूसर्स है एज ए बायो प्रोडक्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे बायो एनर्जी को हार्नेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया की क्रॉप रेसिड्यू देखें तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखें इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो इससे क्या हो पाएगा कि इंडिया की अच्छी खासी ग्रो हो पाएगी इस तरीके के इस सेक्टर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो हर तरीके से इंडिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए इंडिया भी जो है इसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है इंडिया के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इंडिया एंड ग्लोबल इम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या ही कहना, आप लोगों को पता है कि अभी क्या हुआ है कोविड-19 से, बट ये आर्टिकल उसके बारे में नहीं कह रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि उसी के बारे में होगा, बट नहीं। यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वो भी सेफ, ऑर्डरली, रेगुलर माइग्रेशन, एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कि बेटर मैनेज किया जाएगा जो भी माइग्रेशन हो रहा है, और इसको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। सो यहाँ पे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट कहा जा रहा है, कहने का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनकी रूल्स रेगुलेशंस को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करे ही। साथ ही यहाँ पे आपका कहा जा रहा है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन कहने का मतलब है कि जब कोई भी इंसान किसी भी पर्पस के कारण अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कभी दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। जो मेजर गोल है यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन का, ये आपके नेशन स्टेट को असिस्ट करना है और बताना है, यहाँ पे फ्रेम करना है वेल मैनेज्ड माइग्रेशन पॉलिसी, यानी कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसके लिए भी यहाँ पे नियम कानून अच्छी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 और 1967 प्रोटोकॉल, जिसको इंडिया अब तक साइन नहीं की है, जिसमें कि रिफ्यूजी के राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट यहाँ पे जो माइग्रेशन का है, इसको साइन करने से ये बेटर स्टेप लिया जाएगा इंडिया के द्वारा कि वन ऑफ द जो वर्स्ट हिट कंट्रीज़ है बाय इलीगल माइग्रेशन, और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है माइग्रेंट वर्कफोर्स में, तो इसके लिए हम लोग को जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मोड दिखेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि इलीगल माइग्रेशन से जो है ना हम लोग की कंट्री बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि आप लोग को पता है कि इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारी कंट्री है, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे आप लोग को ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारी जो है वेस्ट पाकिस्तान देखने को मिलती है। तो वेस्ट पाकिस्तान तो आज के भी डेट में है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो है आज के डेट में बांग्लादेश हो गए 1971 की वॉर के बाद। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो वॉर हुआ था, इससे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में एंटर कर गए थे। इवन मेनली आप देखोगे कि यहाँ पर मिज़ोरम है आपकी, यहाँ पर आपकी त्रिपुरा है, आसाम है, यहाँ पर आपका मणिपुर है, नागालैंड है, तो ये सारे स्टेट में जो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटर कर गए थे। तो अभी आपका क्या हो रहा है,
एनआरसी हो रहा है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि आसाम में क्या चलाया जा रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स चलाया जा रहा है, यानी कि जो बेसिकली आसाम के सिटीजन्स नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनको यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट का नाम दे दिया जा रहा है, उनको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी कंट्रीज़ को कहा जाता है कि गलत तरीके से जो लोग यहाँ पे इंटर करते हैं, इलीगल माइग्रेशन में क्या क्या होता है कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के वो इंटर कर गए, या फिर वीज़ा लेकर आए हैं तो अगर उनका डेट एक्सपायर हो गया तो उससे भी ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन कहा जाता है। तो इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं उनको लेकर हमारी इंडिया बहुत ही वर्स्ट अफेक्ट है। साथ ही आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो है वो हम लोग माइग्रेंट वर्कफोर्स में हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर जो माइग्रेशन है ये है क्या? सबसे पहले तो आप लोग समझ गए कि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसका एम यही है कि जो भी यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है वो सेफ़ होना चाहिए, यानी कि लोग अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो वो मस्ट भी सेफ़ होनी चाहिए, ऑर्डर तरीके से होनी चाहिए, और रेगुलर अगर हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे मैनेज करना है। एक बेटर यहाँ पे मैनेज माइग्रेशंस होना चाहिए लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नॉन बाइंडिंग नेचर तो इसकी है ही। जो एडॉप्शन है कॉम्पैक्ट का, उससे क्या है कि वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस देखने को मिलता है, वो भी कहाँ, तो पार्लियामेंट के बाहर। और आउट ऑफ आप देखोगे तो 193 मेंबर स्टेट है, तो 164 कंट्रीज़ जो है ना वो इस कॉम्पैक्ट को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है। इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ऊपर अगर माइग्रेशन ट्रीटीज़ की बात करें तो? जो एमिग्रेंट कंट्रीज़ है, इंडिया जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस यहाँ पे रिसीव करती है। यानी कि रेमिटेंस क्या होता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि हमारे कंट्री से लोग जो है कनाडा गए, वहाँ पे कुछ काम किए, वहाँ पे उनको कुछ अर्निंग की हुआ, वो कुछ पेमेंट उनको दिया गया, तो वो क्या करते हैं कि उनकी फैमिली तो इंडिया में है, तो इंडिया में कुछ पैसे वो वापस भेजते हैं, और जो वो पैसे वापस भेजते हैं अपने फैमिली को, तो इसको हम लोग रेमिटांस स्टैंडर्ड नाम, एक टेक्निकल वर्ड का नाम दे दिए। तो आपको पता है कि इंडियंस जो है वो बहुत सारे हर एक कंट्री में, हर एक क्षेत्र में आपको फैले हुए हैं। कहते हैं ना कि आप लोग कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको कोई लोग मिले या ना मिले, इंडियंस तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जो है ना, हमारी माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा हुई है, और साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं वो पूरे कंट्रीज़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि उतना ज़्यादा पैसा हमारे इंडिया में वापस आ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को क्लासीफाई की है कि टॉप एमिग्रेंट यहाँ पे कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, और इंडिया डायस्पोरा जो है ना ये लार्जेस्ट देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि हमारे यहाँ से जो लोग बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, अब उनके लिए एक अच्छा टेक्निकल वर्ड है इंडियन डायस्पोरा, उसको कहा जाता है। इसी के तहत अगर देखें तो इंडिया में इमिग्रेशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है ओवर द ईयर, स्पेशली नेबरिंग कंट्री से। इमिग्रेशन का कहने का क्या मतलब होता है? इमिग्रेशन कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि बांग्लादेश के लोग हैं, तो बांग्लादेश छोड़ के अब वो इंडिया में ही सेटल हो गए, तो इसको कहते हैं इमिग्रेट। ओके, साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो यहाँ से निकल के जो है अब इंडिया में ही सेटलमेंट कर लिए, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। साथ ही आप लोग देखोगे दूसरे स्ट्रीम जो कि यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशंस होती है इंडिया में भी, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं अगर उनको यहाँ पे प्राइवेट जॉब करनी है तो ऑब्वियस है वो साउथ इंडिया जाते हैं। बट जो इंडियन स्टेट है उनकी अप्रोच भी आप देखोगे तो 3 स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशंस का है, जो कि एक्सप्लिसिट नहीं है नेचर में, और ये जो मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन है ये इल डेवलप्ड है अगर हम लोग इसको मेजर स्पेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज़ के फॉर्म में देखें। यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी बैलेंस नहीं है। हमारे कंट्री में ये बताया जाता है कि माइग्रेशन पॉलिसी को लेके एक बैलेंस तरीका नहीं है, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी ये फेस करते हैं माइग्रेशन इशू को लेकर। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप लोग को देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन भी ये कई बार मुद्दा उठाई है कि इंडिया जो है ना वो अपने माइग्रेशन को लेकर कभी भी जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो हमारे इंडिया में जो इलीगल माइग्रेशन है उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी भी आप लोग को पता है कि ये भी कहा गया था कि एनआरसी जो हमारे आसाम में हुआ था, उसके बाद ये निकल कर आ रहा था कि पूरे इंडिया में भी एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ पे भी लोग जो है अगर इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल माइग्रेंट है, तो उनको भी हम लोग जो है अपने इंडिया से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी बात कहा जा रहा था, तो इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये भी बात बताई जाती है। इससे सिग्निफिकेंस क्या है? इससे सिग्निफिकेंस ये है कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन को साइन करने से इंडिया जो है ना एमिग्रेंट्स को ये इंश्योर कर पाएंगे, एमिग्रेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक माइग्रेशन पॉलिसी भी वो यहाँ पे ड्राफ्ट कर पाएंगे जिसके थ्रू ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन को वो हेल्प कर सकें। इंडिया के पास लॉन्ग हिस्ट्री है इमिग्रेशन का, और कहाँ से लोग कहाँ से अपने कंट्री को छोड़ के हमारे कंट्री में आके बैठ गए। तो ये है तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और रिसेंटली म्यांमार से भी ये देखने को मिला है। तो इंडिया में आप देखोगे कि इंटरनल माइग्रेशन भी बहुत है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप देखोगे कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में भी लोग जाते हैं। इंडिया में
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक माइग्रेशन पॉलिसी लेकर आए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बेटर तरीके से काउंटर करें। इंडिया में आप जानते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज है और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, जिससे कि आप लोग देखते हो कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी कि एक तो हम लोग अपने कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको तो संभाल नहीं पा रहे, अब यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है या और इमिग्रेशन हो रहा है दूसरे कंट्री से, लोग जो हमारे इंडिया में आ रहे हैं। अगर उस तरीके से बढ़ते रहा तो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। तो एक माइग्रेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे माइग्रेशन इशू को एक बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो बात यहाँ पे आपकी हर एक तरीके की निकल कर आ रही है इमिग्रेशन के बारे में और इमिग्रेशन के बारे में। तो आपको हर एक तीनों वर्ड के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। माइग्रेशन तो आप लोग समझ रहे हो कि जब किसी रीज़न की वजह से आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं भी जाते हो या दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। बट वॉट इज़ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन? ओके, देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द टू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। इमिग्रेशन इट मीन्स दैट एक्ट ऑफ एंट्री, यानी कि आप जो है अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, यानी कि वहीं अब आपको बसना है, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे आ गए हो दूसरे कंट्री में, तो उसको कहते हैं हम लोग इमिग्रेशन। बट इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन मीन्स अगर आप लोग अपने खुद के कंट्री को छोड़ रहे हो और ये सोच के जा रहे हो कि दूसरे कंट्री में आप सेटल कर जाओगे, तो उस समय जो है आपका ई लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं कनाडा में शिफ्ट होने वाली हूँ। तो जब मैं इंडिया छोड़ रही हूँ, ये चीज़ डिसाइड कर ली हूँ कि ठीक है मैं इंडिया छोड़ूंगी और कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाऊंगी परमानेंटली, लेकिन ये भी नहीं पता कि कनाडा जाऊंगी, लेकिन हाँ यही मैं अपनी कंट्री छोड़ रही हूँ, सो दिस इज़ नोन एज इमिग्रेशन। लेकिन अगर मैं कनाडा चले गई और उस पर्पज़ से मैं वहीं पे चले गई, ठीक है, जाने के बाद जो है मेरा पर्पज़ ये है कि मैं परमानेंटली अब यहाँ पे कनाडा में सेटल हो जाऊंगी, मैं वापस इंडिया नहीं आऊँगी, देन इट इज़ नोन एज इमिग्रेशन। ओके, इमिग्रेशन क्या है कि जब आप लोग फॉरेन कंट्री में इंटर करते हो तब, और जब अपने ही कंट्री को छोड़ते हो तब इसको ई कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट है दूसरे कंट्री में, और ये आप लोग तो समझ ही गए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को एकदम ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इमिग्रेंट तब होगा जब आप अपने होम कंट्री में, मतलब कि आप इमिग्रेट हो रहे हो अपने होम कंट्री से, और इमिग्रेशन क्या होगा जब आप दूसरे कंट्री में जा चुके हो, यानी कि अपने कंट्री को छोड़ रहे हो आप तो इमिग्रेट हो गया, और दूसरे कंट्री में चले गए तो ये इमिग्रेट हो गया। ओके, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट आपका जो है स्पेलिंग में भी आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सो गाइस, यहाँ पे हमारी मैगज़ीन कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये PT 365 की जो लेसन है वो आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि मैं एक अलग से आपको यहाँ पे लेसन्स दे दी हूँ। PT 365 तो आप लोग का हर कोई प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि डिफरेंट चैप्टर लेसन्स में भी, डिफरेंट चैनल्स में भी आप लोग देखते होंगे कि आपको इन्वायरमेंट, पॉलिटी, IR, इकॉनमी सारे लेसन्स प्रोवाइड हुए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि PT 365 की जो ज्योग्राफी है ये वन ऑफ द यूनिक लेसन है जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ। बट कोई ना, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बस आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है एक्सटेंसिवली मैं ज्योग्राफी की यहाँ पे कवर की हूँ टॉपिक्स को, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और इस तरीके के मैगजीन्स का हर बच्चों को यहाँ पे नहीं रीच हो पाता है, वो लोग नहीं समझ पाते कि कैसे कहाँ से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसलिए मैं आपका ये जो सर्चिंग वाला जो जिसमें आपका टाइम जाता है ना, उसको मैं यहाँ पे बचाती हूँ और यहाँ पे आपके लिए लेसन लेकर आती हूँ। सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा। ये यहाँ पे हमारी PT 365 की ज्योग्राफी की भी लेसन कंप्लीट हो गई। हालांकि PT 365 की आपकी विजनाइज की आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, IR कंप्लीट हो गई है, आपकी इकॉनमी कंप्लीट हो गई है और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। लेकिन विजन IAS में भी आप लोग को पता है कि लास्ट में ज्योग्राफी का एक टॉपिक दिया गया, तो उसको मैं नेक्स्ट जो है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। साथ ही आपकी 2-3 यहाँ पे आपकी बाकी है, अब उस पर फोकस करते हैं, यानी कि इसके बाद हम लोग जो है अभी कंप्लीट करेंगे वो मैं साइंस एंड टेक की कंप्लीट करा दूंगी। साथ ही आपकी यहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर की भी। उसके बाद आपका जो है सोशल इशू बचा हुआ है, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो चलते ही रहेंगे। ओके, तो बहुत ही कम बची हुई है, आप लोग आराम आराम से पढ़ते रहिए। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया था कंटिन्यूस PT 365 का, इसलिए मैं मंथली मैगजीन भी यहाँ पे फॉलो करवा रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड फर्दर अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस लेसन को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबको इस तरीके की जो है आपकी लेसन नहीं मिल पाती है, सबको ये अलग तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से ज्योग्राफी की टॉपिक्स को भी कंप्लीट करना है। तो बस मेरी हेल्प कीजिए और बच्चे लोग के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर अच्छा लगा हो और आगे भी लेसन्स आप लोग को चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे लेसन्स को, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके ही आप लोग जो है मेरी नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।